नमस्कार। देश में जैसे जैसे अगले साल शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं और वैसे ही वैसे विपक्ष की गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। तय बात है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और विपक्ष अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन विपक्ष पर कई तरीके से संकट सामने आते दिख रहे हैं और ये संकट अपने आप में अलग से है। खास तौर से जब नेतृत्व का सवाल उठता है तो उसमें बहुत सारी बातें की जाने लगती हैं। हाल ही में क्या कल यानी कि बुधवार को मुंबई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो तेवर थे वो अजीबोगरीब थे। अजीबोगरीब इस मामले पे थे क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो विपक्षी एकता के लिए घातक बताया जा रहा हो। लेकिन कल उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पर हमले किए और ये कह दिया कि यूपीए तो अब लगभग खत्म ही है, और राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर कई तरीके के सवाल उठाए, इनडायरेक्टली सही लेकिन सवाल उठाए। कांग्रेस का ये संकट अपने आप में बहुत गहन रहा है और इस पर अब अभी तक सीधे सवाल नहीं उठाए जाते रहे हैं, लेकिन अब उठाए जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा और उसके बाद आज प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से ट्वीट किया है वो अपने आप में अलग है। और क्योंकि अब प्रशांत किशोर की चर्चा आप इसलिए भी करते हैं, वो बात दूसरी है कि प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़े दल के बहुत बड़े नेता नहीं है, वो नेता होते होते रह गए और कांग्रेस में उन महासचिव के बड़े महासचिव मतलब प्रधान महासचिव के तौर पर आना चाहते थे, वो शायद साकार नहीं हो पाए और तब से उनके हमले लगातार कांग्रेस पे रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा आज फिर ट्वीट करके कि जो आइडिया एंड स्पेस दैट कांग्रेस रिप्रेजेंट इज वाइटल फॉर ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, बट कांग्रेस लीडरशिप इज नॉट the divine right of individual, especially when the party has lost more than 90% election in last 10 years. Let opposition leader be decided democratically, यानी कि यूपीए का नेता एक या विपक्ष का नेता एक लोकतांत्रिक ढंग से चुना जाए। इस पूरे मसले को समझने के लिए उसकी गणित उसका संभावनाएं समझने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के बहुत माहिर आदमी हैं। आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते रहे हैं, खुद चुनाव भी लड़ चुके हैं, आप सब लोग जानते हैं आपसे, लेकिन अब आपसे उनका रिश्ता नाता टूटे हुए भी काफी लंबे समय हो गया और पत्रकारिता में फिर से बहुत कायदे से जुड़ चुके हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रणव झा जी हैं। प्रणव जी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है। आशुतोष जी, ममता दी की इस क्रम को आप जो कल का घटनाक्रम था और आज जो प्रशांत किशोर ने किया, इस घटनाक्रम को आप किस तरह से देखना चाहेंगे? आशुतोष जी। हाँ आकू जी, मुझे तो प्रशांत किशोर, हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत होती है ना, चिबिल्ला। क्यों चिबिल्ला होता है? जिसके पास बैट होता है तो वो कहता है कि भाई हम बल्लेबाजी तो हम ही करेंगे, और उसके बाद अगर उसको आउट कर दिया जाए तो कहा था ना 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 ना, बल्ला मेरा, मैं घर लेके जा रहा हूं, अब मैं ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा किसी को। देखिए, प्रशांत किशोर का जो पूरा कंडक्ट है वो अपने आप में बहुत गहरे सवाल खड़े करता है, जो मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं। पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सामने एक प्रस्ताव रखा और ये कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से एकदम नवजीवित कर दूंगा और कांग्रेस पार्टी अपने पुराने तेवर में लौट आएगी। और जब उनकी ये बात, और उसमें उनकी एक शर्त थी, उनकी शर्त ये थी कांग्रेस पार्टी या प्रशांत किशोर को सौंप दीजिए। उसके नीचे वो बात करने के लिए तैयार नहीं। जाहिर सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो इस प्रस्ताव को ना तो मानेगी और ना ही कोई पार्टी जो है वो किसी दूसरे बाहरी कंसल्टेंट को सौंप देगी। ये तो उसी तरीके की बात है कि माइक्रोसॉफ्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो माइक्रोसॉफ्ट किसी एजेंसी के पास जाती है, कहती भाई देखिए जरा इसका क्योर करके बताइए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद जो आदमी कंसल्टेंसी करने आए करेंगे पूरी माइक्रोसॉफ्ट मुझे सौंप दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं मुझे क्या करना है। ऐसा होता नहीं। अब जब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने ये बात उनको नहीं मानी तो अब वो बाहर निकल के कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और ये उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी हताशा, उनकी निराशा को दर्शाता है। दूसरी बात, मुझे लगता है ये मैं उनके जो आज का उन्होंने ट्वीट है उसके संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात, मेरा अपना मानना यह है, और मेरा मानना थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। मेरा मानना यह कि ममता बनर्जी जो कुछ कर रही हैं, ममता बनर्जी एक बहुत चतुर राजनेता है। उनको इस बात का एहसास है कि जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इस 2024 के चुनाव में उनकी लड़ाई दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी,
और जो लोग राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जब लोकसभा का चुनाव होता है और जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 8% से बढ़कर 24-26% तक बढ़ जाता है। यानी इस बात को गंभीरता से समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर लोकसभा के चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं वहां 8 से 26% की उसमें बढ़ोतरी होती है। अब जरा इस डेटा को अगर आप जक्स्टापोज करिए, 2019 का लोकसभा का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 40% वोट मिलते हैं, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिलते हैं, यानी 2% वोट की घटोत्तरी होती। और अगर उस जो पैटर्न पिछले कम से कम 14-15 विधानसभा चुनाव का है अगर उसको अगर आप निकाले और मिनिमम अगर वोट शेयर 8% का अगर मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 8% 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ सकता है, वैसी स्थिति में 38 में 8 जोड़िए तो होता 46। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इस पैटर्न में अगर बढ़ता है तो ममता बनर्जी के लिए निश्चित तौर पर जो 24 सीटें इस वक्त है वो घट के सिंगल डिजिट में आ जाएंगी। मुझे लगता है कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा और ममता बनर्जी अगर इस स्थिति में नहीं होंगी कि इस चुनाव में आप मुझे जिताइए क्योंकि मैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हूं, वैसी स्थिति में ममता बनर्जी के लिए घाटे का सौदा होगा। तो ममता बनर्जी इसलिए एक हावा डाबा पूरी दुनिया में क्रिएट करना चाहती, पूरे भारत में क्रिएट करना चाहती कि मोदी का अगर कोई मुकाबला है तो मैं ही हूं और मैं ही प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हूं या हूं मैं, लिहाजा पश्चिम बंगाल के लोग मुझे वोट दें। क्योंकि वो इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती उनको कि गोवा में भी उनके नाम पे वोट पड़ेगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी उनके नाम पे वोट पड़ेगा, बिहार में भी उनके नाम पे वोट पड़ेगा, महाराष्ट्र में भी उनके, सब जगह वोट पड़ने लगेगा अचानक। ऐसा राजनीति में होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज जहां पहुंची है वो एक लंबे समय के संघर्ष के बाद पहुंची और अभी भी देश के बहुत सारे इलाकों में उसका वोट शेयर 0 के बराबर या 2-4% है। तो ये सोच लेना कि ममता बनर्जी अचानक बंगाल से बाहर निकलेंगे, देश उनका हाथ हाथ ले लेगा, वो होता नहीं। और मैं उनको बेवकूफ राजनेता नहीं मानता। मेरा अपना मानना यह है कि अपने होम टर्फ को बचाने के लिए वो ये काम कर रही हैं और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जिससे उस माहौल से कांग्रेस पार्टी को नुकसान करने की कोशिश लग रही है। प्रणव जी, आशुतोष जी ने बहुत सोची समझी गणित के तहत जो जैसा उनको लग रहा है ये बहुत लंबी बात कर रहे हैं कि ये अभी के लिए नहीं लड़ रही है बल्कि 24 के लिए लड़ रही है और 24 के लिए भी राष्ट्रीय राजनीति के लिए नहीं लड़ रही बल्कि पश्चिम बंगाल में अपनी सीटें बचाए रखने के लिए लड़ रही। आपको भी क्या ऐसा ही एहसास हो रहा है या जैसे सामान्य तरह तया लोगों में हो रहा है कि अरे ये तो खामखाम ममता बनर्जी जो है कांग्रेस पे हमला कर रही हैं और या अपना भाव बढ़ाने के लिए इस तरीके के बयान दे रही हैं और या प्रशांत किशोर की रणनीति में फंस करके इस तरीके की बातें कर रही हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है धन्यवाद आप जी, मुझे लगता है कि वो बहुत परिपक्व नेता है और कहें तो बचपन से उन्होंने सियासत देखी है और एक एक करके जो है एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और उसके बाद चुनाव जीतना, मंत्री बनना, केंद्र में मुख्यमंत्री बनना, तो लंबा अनुभव है, बहुत अच्छे से समझती हैं चुनाव बिसात को, राव को, और बहुत अच्छा चुनाव लड़ी वो बंगाल में। जब कम से कम दिल्ली से जो है सब लोग कंफ्यूज थे कि पता नहीं क्या होगा, तो इतना चुनाव का अनुभव वाला व्यक्ति अगर इस तरह से आचरण करने लगे, खास करके उस परिप्रेक्ष्य में कि अगर आप जिसका हम लोगों ने जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि अगस्त के महीने में 20 तारीख को यूपीए की जो मीटिंग होती है उसमें वो व्यक्ति कहती हैं कि एक भाजपा से लड़ने के लिए सशक्त तरीके से विपक्ष को एकत्रित होकर लड़ना पड़ेगा, बिखराव से नहीं होगा। और वो महज 15 दिनों के बाद जो है एकदम से दूसरी भाषा बोलने लगती है। तो मुझे लगता है कि कुछ है जो कि दिख नहीं रहा है परोक्ष रूप से, कुछ किसी तरह का शायद दबाव हो। ये मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि जो है एक राजनीतिक कंसल्टेंट जो है उनको ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग सीट पे कोई और है। हो सकता है उस आदमी की निष्ठा और उसकी कमिटमेंट पर हमेशा जो है संदेह रहेगा, क्योंकि वो जो है समय समय पर अनुबंध लेते हैं और अनुबंध का आधार क्या होता है हम सब जानते हैं। तो क्यों हो रहा है ये, कुछ ना कुछ तो है, किसी दबाव में है, ये तो स्पष्ट दिखता है। रही बात कि वो क्यों ऐसा कर रही है, मुझे जरा भी नहीं लगता कि ये सीधी सीधी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, क्योंकि वो जानती हैं कि जिस प्रदेश में वो चुनाव लड़ने के लिए और आजमाइश कर रही हैं, गोवा, जहां चुनाव लड़ने के लिए जो
बंगाल का जो उनका पूरा कैंपेन था अंदरूनी व्यक्ति वर्सेस बाहरी व्यक्ति का था। उन्होंने जो भाजपा को बिल्कुल बाहरी करके चुनाव लड़ा, वही व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री जो है गोवा जाता है और अब वो जाना चाह रहा है उत्तराखंड। और मुझे मित्रों ने बताया मेरे कि वहां 70 के 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और लंबे और जो है अच्छे व्यवस्था और संसाधनों के साथ लड़ना चाहती है। हम वेब पे हैं और सब लोग देखते हैं, तो अच्छा खासा रकम जो है वो अपने लोगों को दे रही है। हमारे मित्र हैं जो राजनीति में, उनको अप्रोच किया जा रहा है। तो ये कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है? और ये एकदम से तो ये जो है आमतौर पर जब हम कोई रणनीति बनाते हैं तो हमारा एक हाव भाव होता है, एक तैयारी होती है। रातों रात आप इस तरह से जो है 2 दूनी 4 और 4 स्क्वायर जो है 16 करने लग जाए तो लगता है कि आपाधापी है, कई तरह से हड़बड़ दड़बड़ जो कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ है जो कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीति है, बात छुपी नहीं रहेगी, बिल्कुल दिख जाएगी। और इसमें मैं खास करके जिक्र करूंगा, ये वाकया याद दिलाते जो 2 बात मुझे ध्यान आई कि जिस प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, मैं अभी देखा कि एक वीडियो था उनका, आशुतोष जी ने शायद देखा हो, वो मुझे लगता है 1 साल पुराना वीडियो है। वो एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें जो कि उनसे पत्रकार पूछ रहा है कि आप राहुल जी को लोग जो है डिस्क्रेडिट करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल जी का रिकॉर्ड देखें पिछले 1 साल के चुनाव का, तो आप कतई नहीं कह सकते कि वो कहीं से भी असफल है। बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड। वो वही व्यक्ति है जो आज वो ट्वीट कर रहा है। और इस संसद सत्र के दौरान जो 2 घटनाएं बहुत ही दिलचस्प है, एक तो ममता बनर्जी का यहाँ आकर के और जो प्रधान सेवक है उनसे मिलना, और मिलने के बाद जो है जिस तरह की बातें हुई, और उसके बाद जो उनके सांसदों का और नेताओं का जो एक बहुत चर्चित चित्र जो हमारे जहन में आया, वो चित्र बहुत कुछ बयान करता है कि क्या हो रहा है, किस तरह का माहौल है। और कहीं ना कहीं सारा प्रयास ये है कि विपक्ष जो है वो उसमें कंफ्यूजन हो और भाजपा तमाशा देख रही है बैठ। प्रणव जी, आपने जो बातें कही वो कुछ ना कह करके बहुत कुछ कहने की कोशिश की, प्रधान सेवक को ला करके ये कहने की कोशिश की कहीं वो बीजेपी के इशारे पे तो नहीं कर रही हैं। फिर उसके बाद में प्रशांत किशोर को लेकर के जो आपने बातचीत की, प्रशांत किशोर के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बात कहें तो स्थायी तो व्यक्तित्व उनका कभी नहीं रहा है। और अभी भी आज की तारीख में पंजाब आपकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है वहां पर, उसके भी वो रणनीतिक बने हुए हैं और एक तरफ बैठ करके बल्लेबाजी कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए और कांग्रेस को खुलेआम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब बताइए, आप लोग अपना लोकतांत्रिक नेता चुनने का वक्त आ गया। आशुतोष जी, इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है विपक्ष की राजनीति में? मतलब आखिर कौन कल्प्रिट है? एक वक्त, एक ऐसा मौका जब मिलकर के राजनीति करने का है, मजबूत भारतीय जनता पार्टी या उसके नेतृत्व के सामने मजबूती से खड़े होने का है, तो ऐसे में कौन कल्प्रिट है जो गड़बड़ कर रहा है? और उस गड़बड़ को मतलब कौन जिम्मेदार है उस गड़बड़ के लिए? देखिए आकू जी, जैसा कि मैंने पहले शुरू में कहा था, उसी तरीके से मैं एक बार फिर इस बात को दोहराऊं। जो लोग ये कहते हैं कि ममता बनर्जी ने बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का सामना किया, दरअसल वो सच्चाई को देखना नहीं चाहते। ममता बनर्जी ने मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा। पश्चिम बंगाल में मजबूती से अगर चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी जो 2014 के लोकसभा में और उसके 2012 की विधानसभा के चुनाव में जो कहीं नहीं थी पश्चिम बंगाल में, उसने 2019 आते आते ममता बनर्जी के नाक में दम कर दिया। ममता बनर्जी को उनके किले में घुसकर उनको हराने की कोशिश की। 18 सीटें लेकर आ गई और 40% वोट उसको मिले। तो ये कहना गलत है कि ममता बनर्जी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी किसी तरीके से अपने किले को बचाने में कामयाब हुई। मैं ये मानता कि ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल से निकलती, गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर तगड़ी चुनौती दी थी, तब मैं मानता कि ममता बनर्जी की वो जीत है। तो ममता बनर्जी अपने किले को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समर्थक मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका है जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि देखिए कांग्रेस पार्टी तो बुरी तरीके से कमजोर है, कांग्रेस पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ पा रही है, कांग्रेस पार्टी 90% सीट हार गई है। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार क्यों बनती? ये अलग बात है, मध्य प्रदेश में सरकार उनकी चली गई। ऐसा क्यों होता कि गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती?
ऐसा क्यों होता कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाती है और वहां कांग्रेस और जनता दल सेकुलर मिलकर सरकार बनाते हैं? तो ये एक और आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी के पास हैं और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास 19 करोड़ वोटर है। आज भी कांग्रेस पार्टी 20% वोट के साथ है। ममता बनर्जी को तो जो ये लोग जो कोशिश इस वक्त हो रही है, मैं उस कॉन्स्पिरेसी थियरी में नहीं जाता हूं कि ममता बनर्जी किसी के दबाव में आके कांग्रेस पार्टी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी अभिषेक की बीवी और उनके रिश्तेदारों के ऊपर जो शिकंजा कसता जा रहा है उसका कोई दबाव। मैं उस कॉन्स्पिरेसी थियरी में नहीं जाता हूं, मैं प्योरली पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। और मेरी पॉलिटिकल बात, जो पॉलिटिक्स की मेरी अपनी समझ है, वो ये स्पष्ट तौर पे कहती है कि ममता बनर्जी अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रही हैं और उस कोशिश में वो कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष का नुकसान कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और तब मैं अब 1986-1987 की राजनीति से तुलना करता हूं, तब देवीलाल, एनटी रामाराव, हरकिशन सिंह सुरजीत, लाल कृष्ण आडवाणी, ज्योति बसु, रामकृष्ण हेगड़े जैसे स्टालवर्ट्स होते थे भारतीय राजनीति में, जो छोटे दलों के और राज्यों के नेता थे, लेकिन उनकी एक अखिल भारतीय दृष्टि थी। आज के जो क्षेत्रीय नेता है उनकी कोई अखिल भारतीय दृष्टि नहीं, जिसको मैं कहता हूं नेशनल अप्रोच टू पॉलिटिक्स। उनके पास नेशनल अप्रोच नहीं, ना तो नेशनल विजन है। अगर नेशनल विजन होता तो ममता बनर्जी को, शरद पवार को, इन तमाम नेताओं को यह कोशिश करनी चाहिए कि मोदी के खिलाफ कैसे एक मंच, एक साझा मंच बने और उस साझे मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को चुनौती दी जा सके। जो देवीलाल ने कोशिश की, जो एनटी रामाराव ने कोशिश की, जो हरकिशन सुरजीत ने कोशिश की, आज वो कोशिश नहीं दिखाई पड़ती। आज जगन मोहन रेड्डी अपने इलाके में खुश है, केसीआर अपने इलाके में खुश है। शरद पवार को मैं बड़ा नेता नहीं मानता हूं, क्योंकि शरद पवार कांग्रेस से अलग होने के बाद महाराष्ट्र में अपनी सरकार नहीं बना पाए और 1/4 पार्टी के नेता हैं, और 1/4 पार्टी में भी उनके भतीजे अजीत पवार उनकी जमीन खोदते रहते हैं। तो लोग उनको बड़ा, तो मीडिया बना देता है शरद पवार को बड़ा। तो मैं शरद पवार को बड़ा नेता नहीं, मैं स्टालिन को बड़ा नेता मानता हूं, मैं जगनमोहन रेड्डी को बड़ा नेता मानता हूं, मैं केसीआर को उनसे बड़ा नेता मानता हूं, मैं ममता बनर्जी को उनसे बड़ा नेता मानता हूं। वो बड़े नेता नहीं। तो हकीकत यह कि इन सारे नेताओं में किसी के पास नेशनल दृष्टि नहीं है कि इस वक्त देश किन संकटों से गुजर रहा है और किस तरीके से उस संकट से निपटने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यह दिक्कत है आज के नेताओं के पास। ये बात बिल्कुल सही है कि शरद पवार लोकसभा में कभी दहाई पे मेरे ख्याल से नहीं पहुंचे हैं, 9-10 के आसपास ही रहे और अपना स्टेचर उन्होंने ऐसा इतना बड़ा बना रखा है या उनका बना दिया गया है कि वो बहुत बड़ा दिखते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो 200 से ज्यादा सीटों पर, 210 के आसपास सीटों पर, जो सीधे भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने की स्थिति में रही है और रहती है। ममता बनर्जी का आखिर क्या कहना है? ममता बनर्जी ये जानती है, चाहती है, अभी प्रशांत ने भी कहा है कि कांग्रेस के बिना शायद कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन वो क्यों गांधी परिवार के पीछे पड़ करके पीछे पड़ना चाहती हैं? और वो राहुल गांधी के विदेश जाने ना जाने को लेकर के, इधर तो राहुल ने वैसे जाना भी कम कर दिया है, लेकिन उसको लेकर के क्यों इतना तीखे व्यंग कर रही है? प्रणव, आपकी क्या राय है? प्रणव जी। हाँ जी, मैं वही कह रहा था कि एक जो परिपक्व नेता से जो है एक स्थायित्व सोच में, बयान में जो अपेक्षा किया जाता है अमूमन, हालांकि हम लोगों ने आज जब गिनाया कि 1999 में जो है ये एनडीए के साथ हुई और उसके बाद वो भाजपा की सरकार में मंत्री बनी, 2001 में उन्होंने छोड़ दिया, 2001 में फिर वो बंगाल में कांग्रेस के साथ आ गई और वहां चुनाव लड़ा। अभी तक कांग्रेस के साथ रही है, पिछले फिर 2000 तक साथ रही है। 2003 में वो फिर भाजपा में चली गई, वहां मंत्री बनी, मंत्री रही। 2004 का चुनाव लोकसभा का, फिर वो एनडीए के साथ लड़ी और सांसद बनी और 2006 में वो छोड़ करके चली गई। फिर 2009 में वो एनडीए के, यूपीए के साथ आ गई और वो उस समय का ही बयान है उनका 2004 के आसपास का, कि भाजपा इज आवर नेचुरल एलाय। और फिर वो 2009 में हमारे साथ मंत्री बनी। तो एक जो कहते हैं कि एक जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, और उनको हमेशा जो है पहले बंगाल में कहें तो वो लेफ्ट से उनकी प्रतिस्पर्धा रही, और उसके बाद अगर हमारा अलायंस हुआ लेफ्ट के साथ तो उससे उनको असुरक्षा होगी।
नहीं तो देखिए, वो हमसे ममता हमेशा के जो है बारे में प्रतिस्पर्धा। अगर आप आइडियोलॉजिकली बात करेंगे तो उनको सत्ता नहीं मिलती। वो तो हमेशा सत्ता को पाने के लिए या जैसा भी है, उन्होंने जिस तरीके से उनको वामपंथियों को डिसलॉज किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद रखे रही सत्ता, ये भी बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी को आने नहीं दिया उतने बड़े लेवल पे, ये भी बड़ी बात है। लेकिन अब की स्थिति में वो क्या ये सीधे सीधे कहलवा लेना चाहती है कांग्रेस से कि अब विपक्ष का नेतृत्व या यूपीए का नेतृत्व ममता करेंगी, या राहुल से उनकी कोई पर्सनल खुंदक है, पर्सनल दिक्कत है? आशुतोष भी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। मैं इसके बीच में यही कहूंगा आकू जी की क्या कारण है ये तो वो स्वयं बता सकती हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तभी मैंने कहा, जिसको आशुतोष जी ने कहा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये हमें समझ नहीं आता कि कोई व्यक्ति जो 1 महीने पहले 2 महीने पहले तक जो है अलग बयान दे रहा था और एकदम से अलग बयान देने लग जाता है। महत्वाकांक्षा हो सकता है और उससे किसी को आपत्ति नहीं है, अगर ये स्पर्धा जो है ये जायज तरीके से हो, ये सामने से हो, कह करके हो, ये एकदम से जो है रातों रात हो। और खास करके तब जहां आप उन्हीं राज्यों में जहां की हम भाजपा से सीधे टक्कर में है, जहां की कांग्रेस जो है शिकस्त देने के काबिल है, खास करके गोवा में, उत्तराखंड की हम बात करें तो इन 2 राज्यों में जहां की चुनाव होने वाले हैं, और एकदम से जो है आप सामने आते हैं दमखम के साथ, सारी तैयारी के साथ, वहां जो है टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी जो है वो रातों रात वहां चली जाती है। अभी भी वहां पे कोई जमीन नहीं है। और कल जब मैं देख रहा था बयान वहां सरदेसाई का, जब वो हमारे साथ उन्होंने अपना गठबंधन किया, तो उन्होंने भी कहा कि कोई जरूरत नहीं है टीएमसी का, वहां अगर वो टीएमसी चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस का नुकसान कर रही है। कांग्रेस का नुकसान करने का मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। तो वैसे लोग जो कि हम जहां की विपक्ष जो है वो हमें, हमारी कोई पर्सनल रंजिश तो है नहीं मोदी जी से, हमारा कोई पर्सनल झगड़ा तो है नहीं अमित शाह जी से या भाजपा से। ये एक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई जिसको हम कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई है जो है लोगों के अधिकारों को बचाने की लड़ाई हो, किसानों को, बेरोजगारों को, जो आर्थिक कुप्रबंधन है उन चीजों को, और भाजपा को शिकस्त देने की लड़ाई है। वैसे में एक आपका गठबंधन, एक घटक दल, वो हमारे यूपीए की हिस्सा नहीं है, लेकिन एक जो कहते हैं कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक समान आदर का जो है रिश्ता है, वो एकदम से जो है वो तोड़ देता है बिना कारण के, बिना कोई कारण बताए, क्योंकि आपको हमको समझ में नहीं आता, हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। तो ये जो हमें सबको इंतजार करना होगा और समझना होगा कि आखिर क्या बात थी, कुछ ना कुछ तो रहस्य जरूर निकलेगा। आशुतोष जी, ये बड़ा रोचक मामला है। अब जो भी दल देखिए, आरजेडी देखिए, तो वो कांग्रेस को काटने को तैयार बैठा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव देखिए तो वो कांग्रेस की निंदा करने में लग जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा समझौता की स्थिति में नहीं होते हैं। आखिर कांग्रेस में कहाँ गड़बड़ हो रही है? एक तो उसकी जमीन खोती चली जा रही है, और दूसरा ये है सबसे बड़ी पार्टी, 12 करोड़ वोट, ये सब होने के बाद भी कांग्रेस में ऐसी क्या कमजोरी है कि हर बड़ा जो नेता जो उसकी निंदा कर सकता है, जो उसको दरियाने की भाषा कह सकते हैं, जिसे आप देशज भाषा में कहें, वो भारतीय जनता पार्टी का समझ में आता है। आपस में ही क्यों इतनी सरफटौल हो रही है? आपको क्या लगता है? सिर्फ यही आपको लग रहा है कि वो 2024 में अपना घर बचाए रखे ममता बनर्जी, इसलिए ये सब कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए नहीं कर रही, या 2024 में ज्यादा बार्गेन करके सीटें रखना अपना पास चाहती हैं, या अपनी ताकत और बढ़ाए रखना? क्योंकि 2024 की भी लड़ाई पैरेलल चल रही है, उसमें और ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति में हो, ये इसलिए ये सब हो रहा है। आशुतोष जी। आकू जी, मैं थोड़ा सा इतिहास के विद्यार्थी हूँ और भारतीय राजनीति को मैंने बहुत कायदे से स्टडी किया है, इसलिए मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। हो सकता है मैं थोड़ा सा वक्त ले लूं, लेकिन उसके लिए मैं पहले से माफी मांगना चाहता हूं। पहली बात, जो लोग ये कहते हैं ममता बनर्जी देखिए 15-10 साल तीसरी बार की मुख्यमंत्री हैं, तो भारतीय राजनीति में कोई नया फिनोमिनन नहीं है। शीला दीक्षित लगातार 15 साल की मुख्यमंत्री थी, तरुण गोगोई असम में 15 साल के मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी की 15 गठबंधन की सरकार थी, लेकिन 15 साल वहां शासन था। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान 15 साल रहे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 15 साल रहे, नवीन पटनायक उड़ीसा में पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार चुनाव जीते हैं। तो ये कोई अजूबा चीज नहीं है कि ममता बनर्जी कोई बहुत अजूबा कर दिया और अचानक वो बहुत बड़ी नेता और देश की सबसे बड़ी नेता हो गई। ये परसेप्शन गलत है।
दूसरी बात क्या है कि इस वक्त जो भारतीय राजनीति अगर आप करीब से देखिए तो इसका बहुत बढ़िया उदाहरण आपको दिल्ली में मिल जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी तमाम ताकत के बावजूद भी जो पार्लियामेंट के चुनाव में 7 की 7 सीटें हार जाती है। 2014 में भी हारती है, 2019 में भी हारती, और 2019 में से 7 में से 5 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन जब 6 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वही आम आदमी पार्टी जो पार्लियामेंट के चुनाव में तीसरे नंबर पर थी 18% वोट के साथ, वो 56% वोट लेकर आती है। अब आप ये इस फर्क को समझना पड़ेगा। 2014 में आम आदमी पार्टी 7 सीट गंवाती है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में 54% उसको वोट मिलते हैं। और इसी दिल्ली के अंदर जब पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तो भाजपा सारी सीटें जीत लेती है, सभा आती है, लेकिन जब एमसीडी का चुनाव होता है तो भाजपा सारी सीटें जीतती है और आम आदमी पार्टी कहीं नहीं रहती है। इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ देखिए, कांग्रेस पार्टी तीनों जीतती है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी तीनों सीट हार जाती है। तो क्या मानेंगे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? अगर जो लोग ये थियोरी देते हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी तो कहीं नहीं लड़ पा रही, तो कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कैसे पटकनी दे दी? कांग्रेस पार्टी ने गोवा में कैसे भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी? ये थियोरी ही अपने ये मेरा मानना यह है कि ये थियोरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रतिपादित है, और उस प्रोपेगेंडा के कैदी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पत्रकारिता संघ और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, वो उनके दिमाग में बैठा दिया गया कि आम आदमी की जो कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं पाती। तो इस पर हम सब पत्रकारों, हम सब जो राजनीति को समझते हैं, उनको इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये एक फिनोमिनन है भारत की राजनीति में, और वो फिनोमिनन ये है कि 2 में लोगों को ये लगा कि नरेंद्र मोदी एक कोई मसीहा टाइप के आदमी है और वो देश को बदल देंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे 2019 के बाद से, कोरोना के बाद से उनकी लोकप्रियता में 20% से ज्यादा की कमी आई है। जो मॉर्निंग कंसल्ट, जो अमेरिकी एजेंसी है, वो कहती है, सी वोटर का सर्वे इस बात को कहता है, उसमें लगातार कमी आती जा रही है। तो 2024 में उनका वो इसी तरीके से अपराजय रहेंगे, मैं इस बारे में बहुत मेरे मन में संदेह है। लेकिन ममता बनर्जी की दिक्कत इस बात को लेकर यह है, ममता बनर्जी चूंकि राजनीति को उनकी कोई विचारधारा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खुश हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ भी खुश है, किसी के साथ भी खुश हो सकते, क्योंकि वो करियर पॉलिटिशियन है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। अगर ये ममता बनर्जी को विचारधारा होती तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में नहीं जाती। जब अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में गई थी तो क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आरएसएस इस देश के लिए कितनी खतरनाक संगठन है, संस्था है? आज अचानक उनको ज्ञान हो गया। जो प्रशांत किशोर 2014 में नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनकी तारीफ कर रहे थे, तब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आरएसएस से खतरनाक संस्था है, मोदी एक देश के लिए खतरनाक है। और जब वहां से निकाल दिए गए, मार्क माई वर्ड, ही वाज थ्रोन आउट फ्रॉम देयर, जब वहां से निकाल दिए गए, नीतीश कुमार के पास जाते हैं, वहां से भी जब निकाल दिए जाते हैं और कांग्रेस पार्टी में आते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको स्वीकार नहीं करती है, तब उनको लगता है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी कितने खतरनाक है, सारी विपक्षी पार्टी में एक होना चाहिए। 2014 में आपके पास एक ज्ञान कहां था? आपको ये समझ में क्यों नहीं आया? तो आपकी विचारधारा क्या है, आपकी राजनीति को लेकर समझ क्या है, आपका मत क्या है कि आपकी कोई कमिटमेंट इस देश के प्रति नहीं है, आपका कोई कमिटमेंट इस देश के संविधान के प्रति नहीं है, आपका कमिटमेंट अपने करियर को लेकर है। वो जहां भी करियर का एनहांसमेंट होता, अगर नरेंद्र मोदी ने उनको 2014 में निकाला नहीं होता तो आज भी नरेंद्र मोदी के साथ वो होते, और तब वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करे, तब नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े देवदूत होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नीतीश कुमार ने उनको निकाला ना, दरअसल पार्टी से बाहर किया, क्योंकि वो नीतीश कुमार की पार्टी को कैप्चर करना चाहते थे। उसके बाद बिहार में उन्होंने अपना संगठन बनाया, वो नहीं चला, फेल हो गया बुरी तरीके से। तो अब आपको अचानक लगता, इसका मतलब ये हो गया कि अब वो दौर जो है वो कैरियर पॉलिटिशियन वाला है, और चाहे वो प्रशांत के लेकर के हो, चाहे ममता बनर्जी को लेकर के हो, एक विचारधारा की बातचीत नहीं हो रही। और ये अभी जो निशाना है वो अपने राज्य को बचाने का है। बहुत बहुत आभार आप दोनों सज्जनों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया। और प्रणव जी कुछ कहना चाहते हैं माइकल से? प्रणव जी कुछ? जी प्रणव, आप एक 10 सेकंड का वक्त और है। हाँ, ये जो आशुतोष जो बात कह रहे थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात था, और मैं इसमें जोड़ना चाहता था कि ये जो बात कहे आइडियोलॉजी वाली, कि ये बताइए कि उसको जो है, उनको जो है जरूरत से ज्यादा जिस तरह से बड़ा बना दिखाया जा रहा है उसी संदर्भ में, कि कौन सा, ये बताइए कि वो क्या कर रही है? वो तो पॉलिटिक्स ऑफ इंड्यूसमेंट कर रही है। कौन जा रहा है उनके पास? आइडियोलॉजिकल कमी के लिए जा रहा है या राज्यसभा के लिए जा रहा है? अगर जो जाने वाला है कहे कि नहीं मैं राज्यसभा नहीं लूंगा या लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनूंगा मेघालय में, तो बात समझ में आती है। जो लोग, वही लोग जा रहे हैं
जिनको उन्होंने राज्यसभा प्रॉमिस किया है, किसी से रिजाइन करा है, किसी को, तो ये हाई मॉरल की बात कहाँ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बहुत बहुत आभार आपका, और आप लोगों ने इस चर्चा को बहुत सार्थक बनाया। बहुत बहुत आभार नवोदय टाइम्स पंजाब के साथ बातचीत करने के लिए। आशुतोष जी आपका और जहाँ साहब आपका शुक्रिया।